नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या विशेष। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। हरियाणा के रण में सभी पार्टियों ने प्रण तो ले लिया है, लेकिन अभी कई ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने अपने 90 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। 12 सितंबर यानी कि कल का दिन नामांकन की आखिरी तारीख है। किसी भी पार्टी की ओर से अभी तक पूरी लिस्ट नहीं आ पाई है। वहीं कांग्रेस में आखिरी लिस्ट आने से पहले ही बगावत का दौर भी अब दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां नेता बागी होकर निर्दलीय मैदान में उतर गए, तो वहीं कुछ नेताओं ने नामांकन तक दाखिल कर दिया है। वो कह रहे हैं कि हाँ, हमें तो टिकट मिलना तय है। वो कांग्रेस को लेकर आश्वस्त हैं। हालांकि बात जो भी हो, लेकिन जिस प्रकार कांग्रेस अभी तक अपनी आखिरी लिस्ट जारी नहीं की, इसको लेकर सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतना देर क्यों? क्या कांग्रेस पार्टी डरी हुई है? क्या कांग्रेस पार्टी ये डर रही है कि कहीं कोई बगावत करके अगर चुनावी मैदान में उतरा तो उनका वोट बैंक उधर खिसक जाएगा? नामांकन के आखिरी चरण में अगर भागदौड़ मचेगी तो आखिर उस हालात में कांग्रेस करेगी क्या? तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, चर्चा भी करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा में कांग्रेस की तीसरी लिस्ट ने पार्टी नेताओं की अब टेंशन बढ़ा दी है। यही वजह है कि अब तक 41 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया जा सका है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की 4 मीटिंग हुई, उसके बाद 3 मीटिंग केंद्रीय चुनाव समिति की हुई। आखिरी बैठक में राहुल गांधी की जगह खुद सोनिया गांधी पहुंची थी। इसके बावजूद पार्टी बड़ी लिस्ट जारी करने की हिम्मत नहीं दिखा पाई। 41 उम्मीदवारों की जो 2 लिस्ट जारी की गई, उनमें 28 नाम तो मौजूदा विधायकों के ही रहे। कांग्रेस के नेतृत्व में दोनों लिस्ट में सभी गुटों को साधने की कोशिश भी की गई है। कांग्रेस ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, खेमे के 24 और सांसद कुमारी शैलजा के समर्थक चारों विधायकों को टिकट दे दिया है। कुमारी शैलजा कैंप से अलग चल रहे पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव के बेटे चिरंजीव राव का टिकट भी नहीं रोका। कांग्रेस हाईकमान हरियाणा में सिर्फ जीत चाहता है, इसीलिए ईडी जांच और नूह हिंसा के केस में फंसे अपने चारों विधायकों और दूसरे दलों से आए 2 नेताओं के नाम भी अपनी पहले लिस्ट में क्लियर कर दिए हैं और पार्टी ने सिर्फ 4 सीटों पर चेहरे बदले। हरियाणा में टिकट बंटवारे के बीच प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया की तबीयत खराब हो गई। उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण उन्हें दिल्ली के एम्स में एडमिट किया गया। 2 दिन पहले ही बावरिया के वीडियो वायरल हुए थे, जिसमें वे कांग्रेस के टिकट दावेदारों के आगे निराशा जाहिर कर रहे थे। मैंने तो कोशिश की कि आप सभी जो है बीसीए के हैं नाम या एससी के कांग्रेस के ही जो वर्कर हैं उसको प्राधान्य मिले। मेरा काम होता है कि जो है मेरे पास आप लोगों ने जो कुछ भी रजूआत की है, जो कुछ भी दिया है, वो सब प्रमाण माखन साहब के हाथ में नाम अल्टीमेट डिसीजन सब मिलकर साथ में कमेटी देंगे। उसकी प्रोसीजर वो भी होती है कि कमेटी ज़्यादातर जो सदस्य कहते हैं उसके अनुसार जो है डिसीजन लिखते हैं। उसमें इसने क्या मना किया, इसे नहीं किया, वो नहीं लिखते हैं। तो आप सब लोगों को जब कल परसों आपके पास सूची आएगी तो मैं जानता हूँ आप में से कई लोग मेरे लिए बहुत ही दुखी होंगे। आपसे क्षमा भी मांगता हूँ। प्रदेश में कांग्रेस अभी तक उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी कर चुकी है, जिसके जरिए कांग्रेस सेफ गेम खेलने की कोशिश की है, जिससे उसकी पार्टी में भगदड़ ना बचे और नेता पार्टी ना छोड़ें। इसी बीच कांग्रेस की लिस्ट आने से पहले ही चरखी दादरी में कांग्रेस के नेता अजीत फोगाट बागी हुए और उन्होंने बिना लिस्ट आए ही निर्दलीय नामांकन भर दिया। मैंने आज इंडिपेंडेंट के तौर पर मैंने नामांकन भरा है और 20 साल का मेरा संघर्ष मैंने जो जीवन में किया, पार्टी के आगे अपनी बात रखी और टिकट के लिए मैंने अपनी जहाँ तक मेरे से हो सकता था मैंने अपनी पूरी भरसक प्रयास किया। सब नेताओं से भी मिला और आज भी मैं उस इंतजार में हूँ कि वो मुझे दें तो मैं सिंबल जमा करा दूँ। वहीं दूसरी ओर कैथल में कांग्रेस सांसद जयप्रकाश के बेटे विकास सहारण ने भी नामांकन भर दिया और वे कांग्रेस से अपने नाम को लेकर आश्वस्त हैं। विकास कांग्रेस में है, कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट है, तो मैं कांग्रेस का एमपी हूँ। बेटे का इसमें क्या सवाल है? कांग्रेस का है वो बेटा तो है यार। फिर बेटा तो मैं उन लोगों की तरह नहीं बाबू बदल लूं या बेटा बदल लूं, हम सारे इकट्ठे हैं। 36 साल पहले कलायत की धरती ने मडाड़ के चौंतरे ने जयप्रकाश को आशीर्वाद दिया। बिल्कुल मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देगी और जैसी लिस्ट आएगी आप सबको पता चल जाएगा और मैं चुनाव लड़ूंगा। वो पूरे सब फाइल कर रहे हैं क्योंकि टाइम कम है, इसलिए फाइल किया जा रहा है। ये तो अगर मगर तो बात की बात है, पहले जो होगा उसके बाद देखेंगे, पर मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। हालांकि बात जो भी हो, जिस कदर कांग्रेस के नेता बिना नाम बताए ही अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं, उससे आने वाली सूची में कांग्रेस में बगावत होना तय है। अब देखना यह है कि कांग्रेस लिस्ट आने से पहले कैसे अपना डैमेज कंट्रोल करती है।
हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 12 अक्टूबर नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है, लेकिन अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने 90 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की। बीजेपी ने जहां 87 उम्मीदवारों का ऐलान किया, तो वहीं कांग्रेस ने 41 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए, जबकि आम आदमी पार्टी ने 61, जेजेपी और एएसपी ने 49, तो वहीं इनेलो और बीएसपी ने 14 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो आज के दिन डिबेट पर फोकस इसी पे रहेगा कि आखिर कांग्रेस की लिस्ट में इतनी देरी क्यों, कांग्रेस आखिर क्यों डरी हुई है, कांग्रेस की आखिर प्लानिंग क्या है अंदर खाने में लिस्ट देरी से जारी करने को लेकर। शुरुआत करते हैं पंकज बेनीवाल प्रवक्ता बीजेपी के, विजेंद्र रेणु प्रवक्ता आईएनएलडी, योगेश सिहाग प्रवक्ता कांग्रेस के। स्वागत है पंकज जी आपका, विजेंद्र जी आपका, योगेश जी आपका चर्चा में। नमस्कार। योगेश सिहाग प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। योगेश जी, क्या वजह सर, क्या आप लोग टूट से, बगावत से, इन सबसे डरे और सहमे हुए हैं क्या कि हाँ आखिरी लम्हे पर लिस्ट जारी करेंगे? हो सकता है कि कोई यहां पर बगावत करे तो उसका फर्क ना पड़े और किसी अन्य दल में ना जाए। देखिए सागर जी, आपके दर्शकों को, सभी प्रवक्ता साथियों को मेरा नमस्कार, राम राम। और आपका सवाल बड़ा वाजिब है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में आप देख चुके हैं कि सबसे ज्यादा हमारे पास 2600 के करीब आवेदन आए। और अगर हम प्रॉपर आवेदन, अगर एक शुल्क सहित, एक चंदा सहित ना लेते तो हमें लगता कि लाखों आवेदन हमारे पास आ सकते थे। तो धीरे धीरे उस प्रक्रिया को हमने शॉर्ट लिस्ट किया। और आपने देखा हुआ किस तरह से दिल्ली में डेली, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, 25-30 हजार जो कार्यकर्ता नेता दिल्ली पिछले 15 दिन से, 24 अकबर रोड हो, हुड्डा साहब की कोठी हो, शैलजा जी की कोठी हो, हर जगह मतलब एक लोगों में इतना जोश और उत्साह है कांग्रेस पार्टी के प्रति। ये एक बड़ा संकेत है कि हरियाणा में कांग्रेस वापसी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का जाने का समय आ गया है। और जनता ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी उदयभान जी की जोड़ी को अपना आशीर्वाद दे दिया है। जहां तक देखिए अब टिकट की बात है, अहम विषय आप देखिए, हमारे तो यहाँ इतना मतलब माथापच्ची है, एक हमें 100 लोगों में से एक व्यक्ति को चुनना है। और आप आईएनएलडी, जेजेपी, इस तरह की पार्टियों का देखिए, वो अपने उम्मीदवार डिसाइड नहीं कर पा रहे। उनके पास क्या, ऐसा क्या संकट है कि एक दिन का समय रह गया वो अपने उम्मीदवार, क्योंकि उन्हें उम्मीदवार मिल नहीं रहे हैं। हमारे पास उम्मीदवारों का एक हजूम है, जनता का हजूम है, जनता हमारा चुनाव लड़ रही है। और जहां तक देखिए भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है कल से। जो बहुत ही सीनियर नेता रहे हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में 2014 से बहुत अहम भूमिका निभाई। मैं समझता हूं प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी के साथ जो इन्होंने किया, वो प्रदेश की जनता देख रही है और वो इन्हें भुगतनी पड़ेगी। और उसके अलावा जो बैकवर्ड के इनके, जो ये ओबीसी की बात करते थे बार बार, हालांकि हम जाति पाति की बात नहीं, हम 36 बिरादरी की बात करते हैं। और ये बार बार जो इनके ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष कर्णदेव कंबोज जी, उनके साथ टिकट काटी और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि नायब सैनी जी आप डम्मी मुख्यमंत्री हो, छोड़ दीजिए ये रबड़ स्टैंप। चलिए ठीक है सर, आएंगे। पहला रिएक्शन आपका लिस्ट को लेकर था जिसको आपने दिया, अभी अन्य अभी सवाल जवाब अभी होते रहेंगे। पंकज बेनीवाल प्रवक्ता बीजेपी के हैं। पंकज जी, कुछ कैंडिडेट देखिए कहा जा रहा है कि 3 अभी बाकी हैं, हालांकि कुछ सूत्र ये भी बता रहे हैं कि हाँ ये सीट जो है आप लोगों ने अनाउंस कर दी है, तय रखी है। क्या क्लियरिटी एक बार समझा दी जाए? हाँ, नमस्कार सागर जी, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव में कभी देरी नहीं करती, ना ही अपने उम्मीदवारों को घोषित करने में कभी देरी करती। समय रहते हमने सारे ही लगभग उम्मीदवार घोषित कर दिए। 3 सीटों पर रहते हैं, वो आज शाम को लिस्ट आ जाएगी और वो 3 नाम भी पता चल जाएंगे, कल उनका भी नामांकन हो जाएगा। तो ज्यादा परेशानी की भारतीय जनता पार्टी को परेशानी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो जनता के साथ है। जनता का आशीर्वाद, भरपूर आशीर्वाद लगातार मिलता जा रहा है। कांग्रेस बिल्कुल डरी हुई है, बैकफुट पर है। पंकज जी देखिए, आपको रोक रहा हूं मैं, क्या किसी अन्य दल को भी ये लिस्ट 3 उम्मीदवार जा सकते हैं क्या? क्योंकि चर्चाएं हालुपा को लेकर लगातार हो रही हैं। देखिए, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है ये 3 सीटें किसके पास जाएंगी। हाँ, बहुत जल्द हमारे सामने आज शाम को ये लिस्ट आ जाएगी
हो सकता है डिबेट चलते चलते भी बीच में आप एक ब्रेकिंग फ्लैश कर दे न्यूज की कि भाई तीनों नाम भी आ गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से, जनता के साथ मिलकर के सरकार बनाने के लिए आमदा है और तीसरी बार सरकार बना रही है। अभी तक बाकी जो राजनीतिक दल हैं उनकी अभी लिस्टें या 90 कैंडिडेट के नजदीक नहीं पहुंच पाए हैं। कांग्रेस की दुर्दशा इतनी ज्यादा है कि जो वो 25-25 हजार लोगों का नाम अभी योगेश सिहाग ले रहे थे, वो सारे ये कह रहे हैं वहां जाकर के टिकटें तो दी नहीं, जो 20-20 हजार रुपए दिए थे हमारे 20-20 हजार रुपए वापिस कर दो। ये 2500 लोग वो हैं जो बार बार वहां जाकर के आपके अकबर रोड पर थालियां पीट रहे हैं और कैसे अलग अलग विधानसभा के लोग वहां पहुंचकर हूटिंग कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर के बाहर, शैलजा के घर के बाहर, वो भी मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हरियाणा की जनता देख रही है। तो जो एक इन्होंने परपंच रचा था कि हमारे पास तो 2500 कैंडिडेट है, जिनके पास 2500 कैंडिडेट होते तो वो फटाफट 90 लोग निकालने में ज्यादा समय नहीं लगता। लेकिन कल आखिरी नामांकन का दिन है। आज बहुत सारे जो इनके कैंडिडेट्स थे, जो अपने आप को कैंडिडेट मानते थे, उन्होंने सबने निर्दलीय फार्म भर दिया है। अब कांग्रेस, हारी हुई कांग्रेस, डरी हुई कांग्रेस कहीं से भी मुंह दिखाने लायक नहीं है हरियाणा की जनता को कि हमारे पास तो 90 कैंडिडेट भी नहीं है। बात ये जाति पाति की कर रहे थे, अपने राहुल गांधी जी के बयान पर ध्यान देना पड़ेगा योगेश सिहाग को। कैसे उन्होंने अमेरिका में बैठ करके ये बोल दिया कि मैं तो रिजर्वेशन के खिलाफ हूं, मेरी समय आते ही, सही समय आते ही हम रिजर्वेशन को भारत से खत्म कर देंगे। ये बयान राहुल गांधी जी का है। ये दर्शाता है कि एससी के, बीसी के, ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ है कांग्रेस की पार्टी। और ये गलती नहीं है, ये इनको विरासत में मिला है, कांग्रेस को भी और राहुल गांधी को भी। ऐसे ही इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने या नेहरू जी ने कैसे मंडल कमीशन का, कैसे ओबीसी के लिए नेहरू जी ने सारे मुख्यमंत्रियों को कि ये रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, मंडल कमीशन के लिए 1.5 घंटे तक और रिजर्वेशन के खिलाफ राहुल गांधी जी का भाषण रहा। तो किसी से छिपा नहीं है कि कांग्रेस कैसे रिजर्वेशन के लिए, एससी के लिए, ओबीसी के लिए खिलाफ है और दलितों के खिलाफ है। कैसे मिर्चपुर कांड और किस तरीके से गोहाना कांड भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस की सरकार के राज में ही हुआ था। तो कांग्रेस से हरियाणा की जनता को कोई उम्मीदें नहीं है। मुंह में राम राम बगल में छुरी वाले डायलॉग जो है वो सब बिल्कुल सटीक बैठते हैं। भारत में आ जाएंगे तो कहेंगे अंबेडकर जी नहीं, लेकिन पंकज बेनीवाल जी देखिए, डिबेट हरियाणा पर है, लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं, राहुल गांधी ने सफाई भी दी है कि सही समय आने पर हम फैसला लेंगे, हो सकता है इसको 50% हम करेंगे। सागर जी, वो सही समय क्या है? वो सही समय ये है जब कांग्रेस की सरकार आएगी। अभी वो लोग कांग्रेस सत्ता से बाहर हैं, जब उनकी सत्ता आएगी तो बाद में उन्होंने करेक्शन किया है ना पंकज जी, बाद में राहुल गांधी ने करेक्शन भी किया। उन्होंने कहा कि हाँ 50% तक इसे हम लेकर आएंगे। शायद आपने ये बयान उनका नहीं सुना। 60 सालों तक राज करने के बाद भी आज तक उत्थान नहीं कर पाए। पिछले 10 वर्षों में मोदी जी की सरकार ने, हरियाणा के अंदर नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने और पूर्व मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी ने कैसे हरियाणा की जनता को, हरियाणा के किसानों को, नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए, या प्रधानमंत्री जी ने हर एक वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए, उत्थान के लिए जो काम किए वो पिछले 10 वर्षों में भारत देश को, भारत की अस्मिता को, भारत के तिरंगे झंडे को नाम ऊंचा करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए बहुत चीजें ऐसी थी जो पिछले बीते 60 सालों में नहीं हुई। और बीते 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे वो सेंटर में रही हो चाहे वो हरियाणा में रही हो, दोनों ही में डबल इंजन की सरकार ने भरपूर काम किए हैं। और डबल इंजन की सरकार ने जो बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां हरियाणा में दी हैं, जो इन्होंने खर्ची पर्ची करके कैसे सूटकेस ले लेके कैसे नौकरियों में धांधली कर करके सिर्फ 86,000 नौकरियां दी, और हरियाणा को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1,40,000 ठीक है, विजेंद्र रेड्डी जी की एंट्री कर लेते हैं। पंकज जी, विजेंद्र रेड्डी भी बैठे हुए डिबेट में। विजेंद्र जी, स्वागत है सूर्य समाचार पर। कितना वक्त आपकी पार्टी लेगी? और कल देखिए नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। 5 अब दिग्गज पार्टियां चुनावी मैदान में, रणनीतियों में क्या कोई बदलाव आम आदमी पार्टी के आने के बाद? रेड्डी जी। नहीं, हमारी जो रणनीति हम लेकर के चले हुए पहले से है, हमने जो बीएसपी के साथ गठबंधन किया और उसी गठबंधन की रणनीति बना करके चुनाव मैदान में है। और हमारी जो टिकटों की जहां तक बात है, आज रात में लगभग सारी टिकटें हमारी डिक्लेयर हो जाएंगी और कल हमारे सारे नॉमिनेशन हो जाएंगे। मोटे तौर पर जो टिकटार्थी हैं, आज भी काफी लोगों को कागज वगैरह तैयार करने के लिए बोल दिया गया, वो अपने कागज तैयार कर रहे हैं। लेकिन फिर भी देखिए, हैरानी की बात तो ये है सागर जी
कि अपने आप को हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी और अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहने वाले कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर 60 साल तक शासन किया हो, उनके आगे ऐसी क्या अड़चन अड़ी हुई है कि अब तक तो उन्होंने भी टिकट डिक्लेयर नहीं की है और वो कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और प्रदेश को भी भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। देखिए सागर जी, हमारी तो टिकटें डिक्लेयर हो जाएंगी, आज रात को लगभग डिक्लेयर हो जाएंगी और आज भी काफी सारी जो हमारी टिकटें हैं डिक्लेयर हुई हैं और वो अपने नॉमिनेशन की तैयारी में लगे हुए हैं लोग। जो एक जो ऑथेंटिकेटेड सूची है वो आज रात को हमारी जारी हो जाएगी। दूसरी तरफ भाजपा भी अब तक पूरी जो है ना टिकटें नहीं बांट सकी है। 3 टिकटें अब तक भी इनकी भी अटकी हुई है और उन्होंने तो 41 ही टिकटें डिक्लेयर करने का काम किया है। आखिर जो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहने वाली पार्टियां हैं और कहते हैं कि हमारी दो में ही मुकाबला है, ये क्यों इस तरह से डरे हुए हैं? क्यों इनको क्या भय इनको खा रहा है कि ये अपने कैंडिडेटों को उतारने का काम नहीं करते? और वो भय बिल्कुल सबके सामने है सागर जी, सब समझते हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट दूसरी लिस्ट आई थी और किस प्रकार से उसमें भगदड़ मची थी, 250-300 इनके नेता छोड़ करके चले गए थे पार्टी को और इन्होंने भी खुद कई विधायकों की और मंत्रियों तक की टिकट काट करके इन्होंने उनके साथ भी अन्याय करने का काम किया। इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी में चला हुआ है। देखिए कांग्रेस पार्टी, आज आपके चैनल के ऊपर एक बात मैं कहना चाहता हूँ, कल लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन है और अब तक उन्होंने 41 टिकट डिक्लेयर करने का काम किया है। जो बाकी की 49 टिकट्स हैं और दिल्ली में जो डेरा लगाए हुए बैठे हैं वो उनको बहका करके वहां पर बिठा रखा है। पार्टी लिस्ट भी तैयार कर चुकी है और अंदर खाने कैंडिडेटों को सूचित भी कर चुके हैं, वो अपना नॉमिनेशन भी कर रहे हैं। लेकिन वहां जो लोग बैठे हैं उनको बहका करके केवल मात्र इसलिए बिठाया गया है कि इनका दर्द जो है कोई और ना सुन ले और ये इधर उधर ना भाग जाए, इसलिए उनको बांध करके बिठाया हुआ है। और हम भी इस इंतजार में हैं कि ऐसे लोग जो वास्तव में देश प्रेमी लोग हैं और जिन्होंने पूरा संघर्ष किया है पार्टी के साथ, जिस प्रकार से किरण चौधरी के साथ इस पार्टी ने अन्याय करने का काम किया और अन्य नेताओं को अन्याय करने का काम किया और पार्टी से निकालने का काम किया, आज वही बात इस टिकट में भी, इन टिकटों में भी निकल करके आने वाली है कि जो कांग्रेस के वफादार सिपाही रहे हैं, जिन्होंने लंबे समय तक कांग्रेस की सेवा करने का काम किया और जो मजबूत टिकटार थे, उनके साथ बहुत घोर अन्याय होने जा रहा है। बहुत अन्याय होगा उनके साथ। देखना किस प्रकार से हाहाकार मचेगा कल हरियाणा प्रदेश में। और यदि उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ताऊ देवलाल की विचारधारा में विश्वास रखता हो, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से वो सब मेल खाता हो, विजेंद्र जी ऐसे हालात तो आपके भी सामने बने होंगे सर। जब आप बड़ी पार्टी थे हरियाणा के अंदर 2009 के समय, आपकी पार्टी में भगदड़ मचता होगा, कई सारे दावेदार खड़े होते होंगे। हाँ, 2009 में भी बना था, 2019 में भी बना था, हमारे साथ ऐसे माहौल बना था। लेकिन कहीं ना कहीं हम तो फिर मजबूती से उभर करके आ गए हैं और अब जो है ना हारे का सहारा जो है अब हमारा है और जो जिनके साथ जो अन्याय होगा अब उनको सहारा देने का काम करेंगे और अच्छे इंसानों को हम चुनाव लड़वाने का काम करें। और ये कांग्रेस पार्टी हमारे से ही डरी हुई बैठी है। इनको डर यही है, केवल मात्र एक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का डर इनको सताया जा रहा है, इसलिए दुबक करके दिल्ली में सारे बैठे हुए हैं। वहां से बाहर निकलना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। इनके प्रभारी जी को जो है ना बीपी हो जाता है, भूपेंद्र हुड्डा सिंह जी को जो ना सिर में चक्कर आने लग जाते हैं। विजेंद्र जी, इस बात को दरकिनार आप नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी और जेजेपी और इनेलो, ये 3 पार्टियां ये भी देख रही हैं कि हाँ कौन सा चेहरा देखिए पार्टी छोड़ता है बीजेपी कांग्रेस का, चलिए उनको टिकट हम दे रहे हैं। हो सकता है इसलिए भी लोग डरे हुए हों। नहीं, एक 5 सेकंड सागर जी, देखिए आप देख लीजिए, नूह में ताहिर हुसैन जी, कांग्रेस के जाकिर हुसैन जी बड़े नेता थे, पूर्व मंत्री थे, उनके बेटे ताहिर हुसैन ने कल हमारी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है और हमने उनको टिकट भी दे दिया, उनको कैंडिडेट बना दिया हमने। वही तो मैं कह रहा हूं सर। नूह से दयावती भड़ाना है जो अवतार सिंह भड़ाना की बेटी है, बहन है, वहां से उनको हमने पुनाना से टिकट भी दे दिया और उनको उम्मीदवार भी बना दिया और बहुत अच्छे मार्जिन उन्होंने लिया था। देखिए एक्सेप्ट भी आप कर रहे हैं टीवी स्क्रीन पे कि हाँ जो नेता पार्टी छोड़ के आ रहे हैं उन्हें हम टिकट हम दे रहे हैं अगर बढ़िया है तो। नहीं सागर जी, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जो नेता पार्टी छोड़ कर कह रहा है, वो नेता जो हमारी विचारधारा से मेल खाता है, वो नेता जिसके साथ वही बोला सर, जो आपको बेहतर लग रहा है अपनी विचारधारा के हिसाब से उसे आप लोग मौका दे रहे हैं, ये मैं कह रहा हूँ। हाँ,
ये एक जुलाना में सुरेंद्र लाठर जी आगे कांग्रेस के बड़े नेता थे। अब ठीक देखना है किस प्रकार रेणु से ये साहब, लोग भाग आपकी रहे हैं। बातें सुनकर योगेश जी बड़े एक्साइटेड हैं, बहुत देर से देखिए हाथ उठा रहे हैं, वो कुछ जवाब देना चाहते हैं। हाँ। आपका जवाब दीजिए योगेश जी जल्दी से, फिर आपसे सवाल होगा कुछ। देखिए देखिए सागर जी, मैं अभी रेड्डू साहब की बात को सुन रहा था, तो बड़ा देखो इन्होंने एक स्पष्ट एक संकेत दे दिया कि हमारी पार्टी में हमारे पास चुनाव लड़वाने वाले नेता नहीं है जो चुनाव लड़ सके। ये गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठे हैं। एक मिनट रेड्डू साहब, आप ये गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठे हैं कि कोई हमारे पास आ जाए हम उन्हें लपक लें, ये ही। और देखिए हम भी इस बार कांग्रेस पार्टी भी बड़ा इनके साथ स्ट्रेटेजिकल गेम खेल रही है, आप देखिए। और ये जो विचारधारा की बात कर रहे हैं, आदमपुर उपचुनाव में भी इन्होंने ऐसा ही किया था। मतलब कि आप भी ये कह रहे हैं, देखिए अभी आपने हाँ, जिक्र किया, धीरे से आपने बता ही दिया कि हाँ हम भी गेम खेल रहे हैं, हाँ। हम भी जान रहे हैं कि नहीं, हमारे नहीं, नेता इस पार्टी में वही चले ना तो जाए, हमारे इसीलिए लिस्ट में हम देरी कर रहे हैं सर। सागर जी इन्होंने स्वीकार कर लिया कि हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है, आप कहीं मुकाबले में नहीं हो, ना 3 में ना 13 में। अब आप देखिए नहीं मतलब कि इन्होंने आप क्या लोगों किया। के जहन में डर क्यों है सर? अभी आप यही बात डर कर रहे हैं कि बिल्कुल हाँ नहीं हमारे है। नेता ये आईएनएलडी में ना चल जाए, आम आदमी पार्टी में ना नहीं। चले जाएं। देखिए हमारी ये स्ट्रेटजी है कि भाई शॉर्ट लिस्ट करके हम जो एक पैमाना अभी, क्योंकि चूंकि हमारे ठीक है सर, देखिए जो योगेश नेता जी, है, विपक्ष योगेश के जी, नेता राहुल गांधी मैं जी ये कहूंगा विदेश कि में आप थे, लोगों की ये बेहतर विदेश प्लानिंग में नहीं है, ये आप लोगों के अंदर ये डर है बगावत हमारी का, स्ट्रेटजी। आप लोग नहीं, थोड़े नहीं, सहमे सागर हुए हैं जी, सर, ये भी मानिए। आप देखना इस बार जो सबसे बड़ी बगावत है वो भारतीय जनता पार्टी में है और चल रही है। और हमारी पार्टी की कल तो बिल्कुल आखिरी दिन है, आप देखना कि हमारी सर पार्टी में केवल भारतीय जनता उनके पार्टी ने मुकाबले- निडर होकर लिस्ट जारी कर दिया ना सर, तो बगावत तो वो नजर छोड़ आएगी। के ना, आप देखिए नामांकन बगावत के से आखिरी बड़ी लम्हे पे देखिए, सुनिए उनकी- योगेश जी, सागर आप जी, रात में सुनिए, अभी मेरी 12 भी बजे सुनिए। लिस्ट आप लाएंगे तो फिर आपकी पार्टी का नेता बगावत करके सोचेगा अब किस पार्टी में जाऊं, सागर कहां जी, से टिकट मिलेगा, सागर जी, तो वो मन वही मार के जो अपना ये- रहेगा सर। वही जो रेड्डू साहब जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं ना इनके, मैं वही मेरी बात 1 मिनट में पूरी कर लूं। इनके आदमपुर उपचुनाव में इन्होंने कांग्रेस से लेकर एक लेकिन योगेश जी है। देखिए आपको रोक रहा हूं, एक जो फैक्ट है मैं आपको वो बता रहा हूं यहाँ पे, अगर आप लोगों ने देर रात लिस्ट आपने जारी की और कल मान लीजिए नामांकन वो 49 उम्मीदवार कर दिए, जिन्हें बगावत करना वो तो चुनावी मैदान में उतर के खुल के बोलेंगे ना कि हाँ कांग्रेस को वोट अप मत करिए, हमें टिकट नहीं मिला, वो बगावत और कोई भारी नहीं पड़ बोलने सकती है आप जा लोगों रहा। पे। कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, हर व्यक्ति को जो टिकट की मेन लाइन में थे हर को हुड्डा साहब स्पष्ट कर चुके, पूरा मान सम्मान दिया जाएगा, आप देखिए। और आपको एक बात बताऊं, भारतीय जनता पार्टी में पूरा प्रदेश देख रहा है, पेवा से उम्मीदवार ही छोड़ के चले गए, हमारे तो यहाँ टिकट की लाइन लगी हुई है, वो ये कह चुके हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, इतना विरोध है भारतीय जनता पार्टी का। तो ये हालात देखिए आज इनके, ये हालात हैं लेकिन भारतीय योगेश जी जनता से आप पार्टी के। बुद्धिमानी भी तो देखिए, पिहोवा के जो उम्मीदवार हैं जब उन पर मामला जब सुर्खियों में आया तो वो ये बोलकर नाम वापस अपना ले लिए कि हाँ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल ना बने, इसमें बुद्धिमानी यही है कि किनारे हट जाओ, वो अड़े तो नहीं रहे कि हमें चुनाव लड़ना ही है। विरोध है भारतीय जनता पार्टी का, मैं गांव में नहीं घुस सकता, आज भारतीय जनता पार्टी के लोग, इन्हें भी पता है किसानी इतना जबरदस्त। चलिए भाई मेरे सवाल पे सर, ये जवाब आपने मैं जो आपके सवाल सवाल पूछे कर रहा बीजेपी हूं। देंगी आज उसका जवाब इनके जो देखिए। इन्होंने भाजपा ने अभी जेजेपी से 1 दिन पहले विधायक लेके चुनाव ठीक है लड़वाया, सर, अनूप आपके धानक कई को सवाल हो उठाना गए, से अभी पंकज जी उनका सुने हुए हर जवाब जगह देंगे। विरोध हो रहा है। देखिए योगेश जी सवाल अब ये है सबसे मेन, लगभग सुनने में यह है कि 49 कैंडिडेट जो आपके बाकी हैं, 41 लोगों को आलाकमान की तरफ से फोन गया कि हाँ भैया आप तैयारी करिए, आपका नाम फाइनल हो चुका है। कई सारे उम्मीदवार जाके बताइए सांसद महोदय के जो लड़के लोग हैं अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है, ये क्या चल रहा है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल सागर जी, मैं यही आपको बता रहा हूं, क्योंकि कल का हमारे पास एक आखिरी दिन है और आज भी क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स भी पूरे करने होते हैं। तो हमारा जो चुनाव ये नहीं है कि आपने नॉमिनेशन उन्होंने फाइल किया है विकास सारण ने, तो जैसे ही अगर टिकट मिलती है तो वो अपना जो टिकट का सिंबल के लिए वो अपना अपनी लेटर दे देंगे और नहीं तो वो विड्रॉ कर लेंगे। देखिए यहाँ ऐसा नहीं है, हमने सभी उम्मीदवारों को, ये जो पोटेंशियल कैंडिडेट है उन्हें यही बोला है कि अगर आप चुनाव लड़ना चाहे तो भर सकते हो नॉमिनेशन, उसमें कोई जरूरी नहीं है कि सिंबल आपके पास हो।
देखिए योगेश जी, आप लोग कंफ्यूज भी हैं और क्या सस्पेंस भी क्रिएट कर रहे हैं, दोनों चीजें हैं। सस्पेंस नहीं तो नहीं, बना ही हम दिए बिल्कुल माहौल आप लोग बिल्कुल पूरे प्रदेश कॉन्फिडेंस में, में और है। आप लोग कंफ्यूज भी हैं कांग्रेस भाई, करें पार्टी तो की करें क्या। लहर उठी हुई है सागर जी, लहर नहीं सुनामी आई हुई है हरियाणा में। आप देखना 2 डिजिट चलिए, में भारतीय जनता पार्टी नहीं अब आ रही लहर है, आपकी कितनी 2 है, और जो डिजिट आपने में। सवाल पंकज जी से पूछे उसका जवाब वो देंगे। पंकज बेनीवाल, देखिए आपसे दोनों प्रवक्ताओं ने सवाल जो किए उसका भी जवाब आपको देना, और एक सवाल ये भी है, कई सारी सीटें ऐसी हैं जिसको देखिए आप लोगों ने बहुत चुन चुनकर उम्मीदवारों को मौका तो दिया, लेकिन मैं जिक्र अब नूह विधानसभा सीट का कर रहा हूं, जहां से आज तक कोई भी देखिए हिंदू कैंडिडेट चुनाव जीत नहीं पाया है। आप लोगों ने दांव किस पर खेला है? उनका नाम है देखिए संजय सिंह। नूह विधानसभा सीट पे कुछ तो सोचा होगा आप लोगों ने, वजह क्या रही होगी इसके पीछे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट्स को जनता के साथ संवाद करके, जनता से बातचीत करके, फिर अपने कैंडिडेट्स को सिलेक्शन करके उम्मीदवार बनाती। संजय सिंह जी सोना से एमएलए रहे, अभी उनका जो नॉमिनेशन आया, उनका जो नाम आया, उम्मीदवारी आई, वो नूह विधानसभा से आई। तो भारतीय जनता पार्टी में कोई भी साथी, कोई भी कैंडिडेट हरियाणा में किसी भी विधानसभा से लड़ सकता है, क्योंकि जो लहर की बात है वो भारतीय जनता पार्टी की लहर की बात है। उसमें कांग्रेस को इतना उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है कि हमारी लहर है। लहर होती तो 90 कैंडिडेट होते कांग्रेस के पास, और अभी तक 90 की लिस्ट हरियाणा की जनता के सामने होती कि कौन कांग्रेस का कैंडिडेट ऐसा है जिसके साथ हमें उसके लिए कुछ 2, 4, 5, 10 हजार जो भी वोट डालनी है वो वोट डाल पाए। क्योंकि ये लोग अपनी जमानतें बचाएंगे, लेकिन सम्मानजनक हार इनकी हरियाणा की जनता ने तय कर रखी है कि कांग्रेस की विदाई जैसे 2014 में की, जैसे 2019 में की, वैसे ही 2024 में भारतीय जनता पार्टी को जिता पंकज जी, आप करके कांग्रेस तीसरी का बार चलिए हरियाणा। थोड़ा लिहाज और सम्मान तो कर रहे हैं, बोलते हुए कांग्रेस कह रही है आप लोग बुरी तरह हारेंगे, और आप कह रहे हैं कि सम्मानजनक हारेंगे कांग्रेस को। सम्मानजनक इसलिए शब्द बोला क्योंकि जो जेजेपी पार्टी है वो जमानत नहीं बचा पाएगी अपनी। उनको 1% वोट लोकसभा चुनाव में मिला नहीं, 2% लोकसभा में वोट परसेंटेज मिला नहीं इंडियन नेशनल लोकदल को। तो इनको हरियाणा की जनता ने, क्षेत्रीय दलों को पहले ही नकार दिया है कि आपकी राजनीति अब हरियाणा से खत्म हो गई है। हरियाणा के अंदर अब नॉन स्टॉप हरियाणा की थीम पर भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती जा रही है। तो ये जो बार बार सभी कहते हैं कि कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी का आमने सामने का मुकाबला है, तो उसमें करारी शिकस्त, हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ हरियाणा की जनता लगातार अपना आशीर्वाद, भरपूर समर्थन देते हुए जा रही है। जैसे 2014 से लेकर 2024 तक हरियाणा की जनता ने देखा कि कोई सरकार ऐसी आई, कोई मुख्यमंत्री ऐसा आया जिसने पहली बार यह कहा कि मैं आपकी सारी फसलों को, किसानों को, जो एक पहला बड़ा मुद्दा होता है कि एमएसपी पर हमारी फसलें खरीदी जाएं, ऐसा नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री आया, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई जिसने कहा कि हम 24 फसलों पर एमएसपी पर खरीदेंगे। ऐसा अगर इंडियन नेशनल लोकदल ने कहा हो, ऐसा जेजेपी ने कहा हो, आम आदमी पार्टी ने कहा हो, कांग्रेस ने कहा हो, या बीते वर्षों में, बीते सालों में इनकी जो सरकारें रही हैं, कितनी फसलों पर एमएसपी पर इन्होंने खरीदी है, वो ये बैठ के बता दें। हम कहते हैं कि अगर हरियाणा के खेतों में एक भी दाना होगा तो वो एमएसपी पर खरीदा जाएगा। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो हरियाणा के किसानों के लिए, हरियाणा के सभी लोगों के लिए काम कर रही है। हरियाणा की सरकार वो है भारतीय जनता पार्टी की, जब लंबी लंबी कतारें पेंशन लेने के लिए कांग्रेस के राज में लगती थी या पूर्व की सरकारों में लगती थी, आज वो लाइनें नहीं लगती। आज बुजुर्गों का जो सम्मान है, जो पेंशन है, वो घर बैठे उनके खाते में तुरंत मिल जाता है, एक क्लिक के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से। आज गैस सिलेंडर के लिए लाइनें नहीं लगानी पड़ती, आज घर बैठे गैस का सिलेंडर मिलता है। हमारी गृहिणियों को पहले 5-5 दिन, 6-6 दिन गैस के सिलेंडरों की लाइन में लगे रहना पड़ता था। मैं खुद इसका गवाह हूं कि मैं भी अपनी लाइन में लगा हुआ हूं जब मैं बच्चा हुआ करता था, लेकिन मेरे को कभी जब मेरा नंबर आता था तो मिलता था कि आज सिलेंडर खत्म हो गया। लेकिन आज वो व्यवस्था बिल्कुल खत्म कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मनोहर जाल जी की सोच और नायब सिंह सैनी जी की सोच की वजह से आज गैस सिलेंडर घर बैठे मिल रहा है। ये सारी सोच कौन लेकर के आई? ये भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई। तो एक एक हरियाणवी का ध्यान रखा कि कोई भी हरियाणवी परेशान ना हो। उनकी परेशानियों को खत्म करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने हर एक वर्ग को आगे ले जाने के लिए काम किए हैं। आज रोडों की अगर व्यवस्था की बात करें, आज एक भी जिला हरियाणा का ऐसा नहीं है जो बड़े बड़े अपने बड़े रोडों के साथ, जो जीटी रोड है उन रोडों के साथ या नेशनल हाईवेज के साथ ना जुड़ा हुआ। हमारे 22 के 22 जिले हर एक ना एक नेशनल हाईवे के साथ आज जुड़े हुए हैं।
इतनी अच्छी कनेक्टिविटी कर दिया कि नारनौल से चंडीगढ़ जाना हो तो पहले लोगों को एक रात पहले जाना पड़ता था। आज सुबह 4 बजे निकलते हैं, 9 से 10 बजे चंडीगढ़ में अपना काम करके रात को वापस भी आ जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है कि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। किसानों को फसल सम्मान निधि की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने स्टार्ट किया। भारतीय जनता पार्टी ने हर एक किसान को सम्मान देते हुए ये सारी योजनाएं लेकर के आए। हर गांव तक, हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, पूर्व की सरकारों ने इन पर ध्यान नहीं दिया। दलितों के लिए जो काम किए वो कांग्रेस की सरकार ने क्या किया? गोहाना कांड किया, मिर्चपुर कांड किया, कैसे 133 घरों को बेघर कर दिया, उन परिवारों को पलायन करना पड़ गया, कोर्ट का सहारा लेना पड़ गया। ये कांग्रेस की सरकार का चेहरा था। हरियाणा के अंदर जब जब इनकी सरकारें आई हैं, कैसे दलितों पर इन लोगों ने अत्याचार किए हैं, वो किसी से छिपे नहीं है। कैसे किसानों को कांग्रेस की सरकार में जब उनकी फसल खराब हो जाती थी 2 रुपए के चेक, 3 रुपए के चेक, 5 रुपए के चेक मजाक बनाया जाता था हरियाणा के किसानों का। यही कांग्रेस की सरकार है। इन सारी चीजों से पंकज जी, 10 सालों में अगर आप लोगों ने देखिए किसानों के लिए बेहतर किया है और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार को लेकर, सड़कों को लेकर, आपकी जो हरियाणा की जनता है फिर से आपको मौका देगी सर। अब देखिए रिपोर्ट किसे अब देना है, हरियाणा की जनता रिजल्ट अब तय करने वाली है। योगेश सियाग प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। योगेश जी, क्या कांग्रेस के ऊपर इस समय प्रेशर पॉलिटिक्स हावी हो गई है क्या? जो 2 सांसद हैं उन्होंने देखिए अपने बेटे को चुनावी मैदान में नामांकन करा दिया। यही नहीं सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला जैसे तमाम दिग्गज नेताओं के अपने अलग अलग चहेते हैं, उनको कहा जा रहा है कि टिकट आप दीजिए, मौका दीजिए। और एक तरफ आलाकमान जो है पूरी तरह से फंसा हुआ, घिरा हुआ दिखाई दिया। देखिए सागर जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी में तो जो डिजर्व करता है शुरू से ही ये रहा है कि वो चुनाव लड़ता है, चाहे वो उसका बेटा हो या बेटी हो। अगर वो, और आप देखिए जो भारतीय जनता पार्टी ये बात कहती थी कि हमारी पार्टी परिवारवादी पार्टी नहीं है, इस बार इन्होंने बिल्कुल हार मान ली है। और किस तरह से आप देखिए हर जगह, चाहे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी की बेटी हो, और सबसे बड़ी पीड़ा तो मुझे ये हुई जो इनके मोहनलाल बडोली जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने लिख के दिया कि मेरी रमेश कौशिक जी ने खिलाफत करी है, उन्हें न्याय नहीं मिला, कोई बात नहीं, उसके बावजूद रमेश कौशिक के भाई को ही टिकट दे दी उनकी जगह। ये देखिए भारतीय जनता पार्टी का परिवारवादी। किरण चौधरी जी 15 दिन पहले पार्टी छोड़ के आती है, राज्यसभा सांसद गिफ्ट में उन्हें देते हैं, बेटी को चुनाव लड़वाते हैं। आपने क्यों छोड़ने दिया? ख्याल कर आप ही की पार्टी छोड़ के आई है, आपने क्यों छोड़ने दिया? रुकिए, मैंने आपकी सारी झूठी बातों को, प्रोपगंडे को सुना है, मैंने भी सुना है। इसके साथ काम सुनने की आदत इन लोगों, मैं भी तो आपको सुन रहा था ना। नहीं, मैं तो आपको करेक्ट बीच बीच में बताना पड़ेगा। डिबेट आपने सारी बातें बोली, हमने सुनी ना। ये एक हेल्थी डिबेट करना, देखिए इन्हें एक टास्क दी जाती है सागर जी, ये और मैं एक्सपोज कर रहा हूं। इनकी अभी 2 दिन पहले भी बैठक हुई थी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की, तो इन्हें ये टास्क दी जाती है कि जनता तक जो आम आदमी की आवाज पहुंचने ही ना दो, आप इंटरप्ट करो बार बार, इन्हें ये सिखाया जाता है। राहुल गांधी की आवाज जनता तक जा रही है, कैसे वो बिल्कुल जा रही है। पूरे देश की, आप बोल लीजिए। देखिए सागर जी, मैं इस तरह की डिबेट मैं पसंद नहीं करता। योगेश जी बोलते रहिएगा, पंकज जी आप भी बोलते रहिएगा। रेडू जी की कमांड आ रही है, शायद उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, कनेक्ट करिएगा। बोलिए सियाग जी, बोलिए। देखिए सागर जी, अब आप, मैं इनसे सवाल करूंगा, उनके ये जवाब दे दे। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से यह है, इन्होंने बड़ा गुणगान किया भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासन का। 9.5 साल में जो आपकी पोर्टल की आपने सरकार चलाई, क्या सभी पोर्टल खट्टर साहब के सही थे, हाँ या ना? और क्या खट्टर साहब ने जो सरपंचों की जो ये ई टेंडरिंग शुरू की, वो सही या गलत थी? मेरे सवाल सुन लीजिए आप। आपको एक के बाद एक लो ना आप। आप पोर्टल आप कर देता हूँ कि हरियाणा के जो बुजुर्ग हैं वो बैंकों की लाइन में लगे। मैं पूरे, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, ये कोई सवाल नहीं है। मिल रही है, आप क्या चाहते हैं कि गैस के सिलेंडरों की लाइन में लगे रहे? पोर्टल के माध्यम से तो आप हाँ या ना बताइए ना, प्रदेश की जनता ये तो जाने। आपने जो पोर्टल की जो झंडे लेके खड़ा करके हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ या ना में जवाब आपको देना है, बुजुर्गों को आप दीजिए ना। सही है,
क्या सरपंचों को जो ई टेंडरिंग में भ्रष्टाचारी बताया वो सही था? क्या आपने 9.5 साल तक आज घर बैठे सिलेंडर मिल जाता है, सही है कि नहीं सही है? आपको जवाब देना पड़ेगा। जवाब नहीं दे पा रहे आपको हरियाणा में जवाब देना है। अरे मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मेरे पोर्टल की वजह से तो आप हाँ स्वीकार कीजिए, हमारे सही है, तो पोर्टल है आप, और हम ये स्वीकार करते हैं। हम इन गलत पोर्टलों को 8 तारीख को हमारी सत्ता में आते ही इनको बंद करेंगे। जो परेशानी का सबक बने हुए पोर्टल हम उन्हें बंद करने जा रहे हैं, तो वो जनता तय करेगी। और बुजुर्ग लाइनों में लगे रहे। योगेश सिंह चाहते हैं कि पोर्टल बंद हो, जनता पे छोड़िए। हमारी गृहिणी आज गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लगी रहे। योगेश सिंह चाहते हैं कि पोर्टल बंद हो और बुजुर्ग बैंकों की लाइन में लगते रहे, टम्पों में बैठ करके आए और उनको ना मिले। आपके गलत पोर्टल है उन्हें बिल्कुल बंद करेंगे। आपका आज चेहरा बेनकाब हरियाणा की जनता के सामने आज आपने खुद किया है, और कांग्रेस का बेनकाब चेहरा हम सरपंचों को अधिकार देंगे कि ये लोग के खिलाफ है। ये लोग नहीं चाहते कि बुजुर्गों को पेंशन घर बैठे मिल जाए। हम 6000 पेंशन देंगे, ये हमारा संकल्प है। सम्मान निधि है, 6000 पेंशन देंगे हर महीना, खराब होने 300 यूनिट 2000 का मुआवजा है वो उनको घर बैठे मिल जाए। ये चाहते हैं कि किसान भी बैंकों पर लगाए, किसान भी घर। अरे आपका जवाब दे रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि किसान दर दर की ठोकरें खाएं। देखिए मैं लीव कर रहा हूँ मीटिंग को। सागर जी, मैं इस तरह की डिबेट मैं कभी नहीं करता। ये जो भारतीय जनता पार्टी के सवालों का जवाब देने वाले लोग हैं, झूठे फरेबी लोग हैं, इस तरह की डिबेट मैं नहीं कर सकता। आपको परेशानी है, आपके सवालों के जवाब सटीक मिल रहे हैं। अब आपको अपने समय में दीजिए, आप अपने समय में दो जवाब। उल्टा पलट गया, ये पैसा उल्टा पड़ गया। तो मैंने सोचा आप अपने समय में दो जवाब। बुजुर्गों को पेंशन घर बैठे मिल रही है कि या सिलेंडर घर बैठे मिल रहा है, किसानों को घर बैठे मुआवजा मिल रहा है, ये तो आपने सोचा ही नहीं। तो किसानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए, महिलाओं के लिए कितने काम इस पोर्टल के माध्यम से हो रहे हैं, ये आप सोच ही नहीं पाए। आप सिर्फ बातों को घुमाने के लिए या बातों को अनगढ़ करने के लिए या हरियाणा की जनता को बरगलाने के लिए आप बात करेंगे बैठ के, तो आपका पर्दाफाश किया जाएगा। पंकज जी, योगेश जी, देखिए ब्रेक पर जाने से पहले एक छोटा रिएक्शन विजेंद्र जी का ले लें, क्योंकि आप लोगों ने अपनी अपनी उपलब्धियां गिना दी, तो उनको भी पूरा हक है डिबेट में अपनी बातें रखने का। वो भी अपनी 2-4 उपलब्धियां बेहतर बताएं ताकि जनता तक संदेश तो जाए। रेणु साहब। सागर जी, नंबर 1 उपलब्धि ये है 10 साल का भारतीय जनता पार्टी का शासन, 10 साल का कांग्रेस का शासन की तुलना कीजिए। सैकड़ों घोटाले, बड़े बड़े घोटाले सभी लोगों के पूरे प्रदेश की फिंगर टिप के ऊपर आए हुए हैं, मैं भी गिनवा दूंगा। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के 5 साल के शासन में कोई किसी प्रकार का घोटाला किसी के सामने नहीं है। बिल्कुल साफ सभी का प्रशासन देने का काम किया, साफ शासन चलाने का काम किया, और वो नीतियां लागू करने का काम किया, पूरे देश का काम किया। जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो काम किए, खेल नीति जिसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण नीति है, जिसके वजह से आज देश जो है ना मेडलों की चमक से जो है ना चमक रहा है। दूसरी बात, जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का शासन हुआ करता था, उसमें जहां विकास कार्य करवाए गए, वहीं पहला मुख्यमंत्री है पूरे हिंदुस्तान का चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला रहे हैं, जो सरकारी खजाने में कैश छोड़ करके गए। किसी सरकार ने आज तक अपने खजाने में कैश छोड़ने का काम किया हो तो वो हमें बताने का काम करे। ये तो कांग्रेस पार्टी ने स्वयं माना है, बीजेपी ने भी माना है कि वित्त प्रबंधन में और प्रशासन प्रबंधन में यदि कोई शासन रहा तो वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का रहा है, और आज तक ऐसा कोई शासन नहीं चला। जहां तक कांग्रेस की पार्टी, मैंने बताया 10 साल तक, जब जाते जाते 2014 में गुहाना में रैली करके अनेकों बड़ी बड़ी घोषणा करके जनता को लुभाने के लिए इन्होंने झूठ बोलने का काम किया था, और उसके बाद भी जनता ने इनको हरियाणा प्रदेश से निकालने का काम किया, जिसकी वजह से ऐसे काम किए गए जिसकी वजह से रोहतक में 32 नौजवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी आरक्षण के मुद्दे के ऊपर, जो कि कांग्रेस का ही दिया एक खिलौना था, जिससे लोगों को जान गंवानी पड़ी। और भारतीय जनता पार्टी का तो गरीबों को वर्ड में नाम है, आपको दूंगा जितनी हत्याएं इनके शासन में हुई है। तीनों पार्टियां इस बार चुनावी मैदान में बेहतर तरीके से लड़ रही हैं, उनका ये कहना है। तीनों के मेहमान भी बैठे हुए, हालांकि 5 दिग्गज पार्टियां चुनावी मैदान में इस बार, जेजेपी, कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो और आम आदमी पार्टी की एंट्री ने चुनावी माहौल को और भी दिलचस्प बना दिया है। किस पार्टी को आम आदमी पार्टी ठेस पहुंचाती है, नुकसान देती है, इस पर सभी की निगाहें। शुरुआत विजेंद्र, रेणु पूरी तरह से अपनी बात नहीं रख पाए थे, आप रिएक्शन दे रहे थे कि क्या कुछ आपने किया है, लेकिन हाँ, जो भीतरघात की खबरें लगातार दोनों पार्टियों के जहन में है,
वो आप लोगों के भी जहन में है क्या? बिल्कुल, देखिए भीतरघात कांग्रेस पार्टी में और बीजेपी पार्टी में जो चल रहा है और जो आगे होने वाला वो सबके सामने है। जैसा मैंने बताया, कई नेता हमारे पास ज्वाइन भी कर चुके हैं, चाहे ताहिर हुसैन जी नूह से हैं, चाहे दयावती जो अवतार सिंह भड़ाना की बहन है पुनाना से है, सुरेंद्र लाठर जी जुलाना से, ये सारे कांग्रेस के नेता हमारी पार्टी को ज्वाइन भी किया है और इनको हमने उम्मीदवार भी बनाने का काम किया है। ऐसे ही और अन्य उम्मीदवार भी इंतजार में है कि एक बार उनके नाम फाइनल हो जाए और वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में आएंगे और जो हमारी नीतियों से मेल खाने वाले उम्मीदवार हैं उनको हम अपना ज्वाइन भी करवाएंगे और उम्मीदवार बनाने का भी काम करेंगे। दूसरी बात देखिए, बीजेपी की तरफ से अभी कहा जा रहा था कि क्या किसी ने 10 साल में क्या किसी ने 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं, मेरा सवाल ये है, आपने 10 साल शासन किया, चलो पहले 5 साल में तो आपने शासन को संभाला, भाई पूरा टाइम नहीं लगा, लेकिन कम से कम सेकंड टर्म में तो आपने 24 फसलों को एमएसपी पर लेना चाहिए था। क्यों लोगों को लठों से पीटने का काम किया, क्यों उनको पोर्टलों में धकाने। दूसरी बात ये कर है कि सिलेंडर घर घर मिलता है, बिल्कुल सच्चाई है, मिलता है, घर में आता है और फोन से बुक होता है और घर पर आ जाता है। और कांग्रेस के टाइम में 500 700 रुपए का ब्लैक चला करता और ब्लैक में भी नहीं मिला करता था। ये बिल्कुल ग्राउंड का फैक्ट है, सच्चाई है। परंतु क्वेश्चन ये उठता है कि 400 रुपए वाला सिलेंडर आपने 1200 रुपए का कर दिया। कांग्रेस के टाइम में तो ब्लैक में सिलेंडर मिलते थे, आपने तो उन सिलेंडरों को पर्चतियों में रखवाने का काम कर दिया। 1200 का सिलेंडर आम गरीब व्यक्ति भरवा करके उसको यूज नहीं कर सकता और लोगों को फिर से चूल्हे चौके पर आना पड़ा है। इसके अलावा दूसरी बात, आपने और कई अपनी गिनवाने का काम किया उपलब्धियां। क्या जरूरत थी ई टेंडरिंग लाने की? अगर लाना था तो क्यों नहीं पहले लोगों को समझाने का काम किया? ई टेंडरिंग में क्यों सरपंचों को, ग्रामीण पंचायतों को क्यों पंचकुला में बुला करके लठों से पीटने का काम किया? यदि वो फैसला सही था तो बदला क्यों? बदला तो इसका मतलब वो फैसला सही नहीं था, आपने गलत फैसला किया और लोगों को गलत और अन्यायपूर्ण तरीके से पीटने का काम किया। क्या उसके लिए आपके ऊपर मुकदमा नहीं दर्ज होना चाहिए कि एक निर्दोष लोगों को आपने वहां पीटा और आज कहते हो आप लोग कि हमारी गलती थी, भाई हमने गलत किया था, आपने फैसला उल्टा लेने का काम किया। इसी प्रकार से लेकिन रेणु जी देखिए, आपकी पार्टी थोड़ी हताश कई पॉइंटों पर मैंने देखा, इसलिए भी है। पृथला विधानसभा सीट जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं, जाट बहुल सीटें मानी जाती है, आप लोगों ने बसपा को यहां से चुनावी मैदान में उतार दिया, आप लोग यहां से क्यों डरे हुए हैं? नहीं देखिए सागर जी, हम कहीं से नहीं डरे हुए हैं। हमारा समझौता है 37 और 53 का, तो वो बैठ करके साझा बांटे गई। भाई 37 सीट उनको कौन सी दी जाए, नेलो के पास कौन सी रहेंगी? आपसी समझौते में कई बार त्याग भी करना पड़ जाता है। हमारी मजबूत सीट हो और हमारे साथी की भी मजबूत सीट होगी तो कहीं ना कहीं वो त्याग करके साथी के लिए सरेंडर भी करना पड़ता है और इसी हिसाब से पृथला सीट को भी हमने उनके लिए छोड़ने का काम किया। 37 सीटें हमने उनको सूची दे दी है, बना ली है सूची, दोनों ने मिल बैठ करके, और वो जो उनको वहीं से आई वो अपना उम्मीदवार उतारेंगे और 53 पर हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे। क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल अभय सिंह जी चौटाला वो सुलझे हुए नेता है जिसको पूरा हरियाणा प्रदेश एक मजबूत मुख्य चेहरे के रूप में देखता है और वो जबान के धनी है, जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। इसलिए उन्होंने 37 का वायदा किया तो 37 उनको अलग अलग निकाल करके देने का काम किया कि यहाँ अपनी सीट पर आप किसी भी उम्मीदवार को आप उतारे, वो आपको उसके लिए आप स्वतंत्र होंगे। और आज हरियाणा प्रदेश में देखिए, दोबारा से फिर अंत में मैं यही कहूंगा, ये दोनों ही पार्टियां डरी हुई हैं, एक दूसरे से नहीं बल्कि ये इनेलो से डरी हुई हैं। कि उनको लगता है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इन दोनों पार्टियों के बीच में एक दीवार बन करके खड़ी हो गई है। इनका न उधर जाना बनता है बन पा रहा है इनसे और न ही उधर जाना बन पा रहा है। कांग्रेस पार्टी के हालात सबके सामने है, कांग्रेस पार्टी अंदर खाने। देखिए एक बात बताइए सागर जी, एक व्यवहारिक और मतलब वैचारिक बात मैं कहना चाहता हूँ। अब कल को लिस्ट आएगी कांग्रेस पार्टी के 49 कैंडिडेट्स की, विद्रोह होगा, जाहिर सी बात है बहुत बड़ा विद्रोह होने जा रहा है। कल ये नॉमिनेशन में लगेंगे, उसके बाद जो इनके विरोधी होंगे लोग जो उनसे विद्रोह करने का काम करेंगे, 10-15 दिन उनको मनाने में इनके लगेंगे, इलेक्शन कब लड़ेंगे? क्या इससे नहीं लगता कि जिस प्रकार से इन्होंने राज्यसभा का चुनाव बिल्कुल सरेंडर करने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी को थाली में सजा करके सौंपने का काम किया था, क्या इसी लाइन में अब भी ये कांग्रेस पार्टी नहीं चल रही है?
भारतीय जनता पार्टी ने चलो पहले लिस्ट करके अपने रूठों को, जिसने भागना था भाग गए, जिसको मनाना था मना लिया होगा इन्होंने, और एक जो नैरेटिव सेट करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, कब तक करेगी? ये खुला मैदान छोड़ रखे, इनके आगे खड़े हैं तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बीएसपी का गठबंधन खड़ा है। ये तो दिल्ली में बैठ के सारे जाके हरियाणा को ही छोड़ दिया, जिस प्रकार से पहले नगर परिषद के चुनाव को छोड़ा, पंचायती चुनाव को छोड़ा कि हम निशान नहीं देंगे किसी, और वही हाल अब ये करने जा रहे हैं। ये डरे हुए हैं बिल्कुल, और वो डर भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का इनको सताया जा रहा है सारे। जी चलिए ठीक है। पंकज बेनीवाल प्रवक्ता बीजेपी के हैं। पंकज जी, कई ऐसे मोर्चे हैं जहां पर देखिए आप लोग भी जान रहे हैं कि हाँ नुकसान हो सकता है, चाहे वो मसला किसानों का हो, चाहे वो मसला रोजगार को लेकर हो, वो भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं कि हाँ कहाँ कहाँ पर थोड़ी सी खामियां रह गई, उसको बेहतर करना बाकी है। पंकज जी देखिए, बिल्कुल बेहतरी की तो गुंजाइश हमेशा रहती है। बेहतरी के लिए तो हमेशा परफेक्शन कब तक हो सकता है वो लगातार चलता है, एक प्रक्रिया है, एक लंबी प्रक्रिया है। जैसे मान लीजिए एक रोड बना दिया, वो रोड बन गया, कुछ दिन के बाद टूट भी सकता है, उसकी रिपेयरमेंट भी जरूरी है, दोबारा से भी बनाना सकता। तो परफेक्शन जो है, परफेक्शन के लिए लगातार कार्यरत रहना पड़ता है, और ये जो परफेक्शन का कार्य है या चीजों को आगे बढ़ाने का कार्य, ये कभी रुकता नहीं है, और ये रुकना भी नहीं चाहिए। अगर ये रुक जाता है तो फिर दिक्कतें आती हैं। इसलिए हरियाणा को लगातार आगे बढ़ाने के लिए, अगर आपने किसानों के मुद्दे की बात की, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि 24 फसलों पर लेने के लिए एमएसपी पर गारंटी देने की बात अगर किसी ने की तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने की। इससे पहले किसी भी मुख्यमंत्री ने ऐसी बातें नहीं की। मनोहर लाल जी ने 14 फसलों को एमएसपी पर खरीदा, उससे पहले तो 14 फसलों को भी एमएसपी पर नहीं खरीदा जाता था हरियाणा के अंदर। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो किसानों के साथ खड़ी है और किसानों के हितों के लिए खड़ी है। आज अगर फसल खराब हो जाती है तो 15,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिलता है, जो कि कांग्रेस के टाइम में 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए मिला करता। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब किसानों का अगर लगता है कि चीजें खराब हो रही तो अभी अभी भी 2,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों के खाते में दिया गया है। ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है। किसान सम्मान निधि अगर सेंटर से मिल रही है तो ये मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। डबल इंजन की सरकार ने किसानों हितैषी जितने भी फैसले आज तक लिए हैं उससे पहले 60 वर्षों में आज तक किसी भी सरकार ने नहीं लिए। इंडियन नेशनल लोकदल ने कहा कि हमने बहुत अच्छा राज किया। बिल्कुल किया जी आपने। आपका जो गुंडा राज था, जो गुंडे तत्वों को आप लोगों ने बढ़ाने का काम किया था हरियाणा के अंदर, उसके मद्देनजर, उसको देखते हुए हरियाणा की जनता ने आपको लगातार 20 साल तक सत्ता से बाहर रखा और आपको सरकार से 1 सीट पर आपको लेकर के आए हैं। और लोकसभा चुनाव में 2024 का आपका 2% वोट भी नहीं रहा आप लोगों का। तो इससे हरियाणा की जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि इंडियन नेशनल लोकदल का हरियाणा के अंदर कोई जनाधार नहीं है। अब इनकी 1 सीट भी नहीं आनी है, क्योंकि जिस तरीके का गुंडा राज इनके राज में होता था वो हरियाणा की जनता ने बखूबी देखा है। बीते 10 वर्षों से, जैसे आपने रोजगार की बात की, तो बिल्कुल बहुत अच्छा मुद्दा है जो आप उठाते हैं। मैं बताना चाहूंगा 1,43,000 नौकरियां भारतीय जनता पार्टी ने दी पिछले 10 वर्षों में। 10 वर्षों में अगर कांग्रेस की बात करें तो 86,000 नौकरियां दी। ईपीएफओ का एक आंकड़ा है, मैं लेके भी बैठा हुआ हूं। ईपीएफओ में जो जॉब क्रिएट हुए वो 2023 तक, 2013 से और 14 से 23 तक 1,60,00,000, यानी कि नए खाते जो खुले हैं, जो जॉब क्रिएट हुई हैं, जो चाहे प्राइवेट सेक्टर की बात करें, किसी भी सेक्टर की बात करें, वहां पर 1,60,00,000 ये जॉब क्रिएशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। कांग्रेस के राज में ईपीएफओ मेंबर हुआ करते थे 61,95,965, उनको बढ़ा करके आज अगर वो हुए हैं तो 2,22,34,962। ये मैं ईपीएफओ की एनुअल रिपोर्ट के आधार पर आपको बता पा रहा हूं। तो भारतीय जनता पार्टी ने कैसे युवाओं को रोजगार देने के लिए आगे निकली है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने स्टार्टअप्स की बात की, उसमें हरियाणा में 7,000 से ऊपर स्टार्टअप्स हुए और जिसमें से 14 तो यूनिकॉर्न बने हैं। जो पूरे देश के अंदर मैं बात करूं, मैं उसका डाटा भी आपको बताता हूं। पूरे देश के अंदर 109 यूनिकॉर्न हुए, उनमें से 14 अकेले हरियाणा, जो छोटा सा राज्य बताया जाता है, वहां से 14 यूनिकॉर्न निकले हैं। ये अगस्त तक का डाटा मैं आपको दे पा रहा हूं। तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। और जो स्टार्टअप्स की बात करें तो हरियाणा अपना जो है 7वें नंबर पर आता है। सबसे पहले महाराष्ट्र रहा और हरियाणा 7वें नंबर पर आता है, जिसने 7,385 स्टार्टअप्स को बनाने का काम किया।
हरियाणा की जनता को आगे ले जाने के लिए अगर काम कर रही है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसी भी सरकार ने इतना जॉब क्रिएशन करने का काम नहीं किया। इनेलो की सरकार रही, वहां पर 15,300 के आसपास नौकरियां दी इन्होंने 5 साल के अंदर। कांग्रेस ने 86,000 और हमने जो मैंने बताया चाहे वो ईपीएफओ के माध्यम से 1,60,00,000 की जॉब क्रिएशन की ठीक बात है कर पंकज जी, अब आपने सवाल चाहे- उठाई दिए तो इनेलो से लेके देखिए डिबेट को आखिरी पड़ाव पर ले जाते हैं, वक्त थोड़ा कम है। विजय रेणु जी, 15,000 16,000 नौकरियां अगर आप 5 सालों में देंगे तो फिर किस दम पे आप कह रहे हैं कि हमें सरकार चाहिए हरियाणा की, हम सत्ता में बैठना चाहते हैं? और आखिरी कंक्लूजन भी होगा डिबेट का, क्या कहेंगे प्रदेश की जनता से, ये भी लास्ट में। उससे पहले मैं एक बात को क्लियर करना चाहता हूं, भाई की बात को। इन्होंने कहा कि इनेलो में गुंडा राज था। मैं इस आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता से भी ये पूछना चाहता हूं, आखिर गुंडा राज क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुंडा राज? गुंडा राज वो होता है जिसमें चोरी डकैती ज्यादा हो, जिसमें एक मिनट लीजिएगा क्योंकि देखिए वाइंड अप की कमांड आ गई, आखिरी पड़ाव पे है। हाँ, बस यही बात मैं क्लियर कर देता हूँ। गुंडा राज होता है जिसमें चोरी डकैती ज्यादा हो, लूट खसोट ज्यादा हो और गोलियां ज्यादा चलती हो, मौत के घाट ज्यादा लोगों को उतारा जाता हो। क्या इस सरकार के आंकड़े जो कहते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय से निकले हैं, सबसे ज्यादा क्राइम हरियाणा प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश क्राइम में नंबर 1 पीएमओ ऑफिस के द्वारा बताया गया। सबसे असुरक्षित महिलाओं के लिए हरियाणा प्रदेश पीएमओ ऑफिस के द्वारा बताया गया। इसके अलावा जो बेरोजगारी में सबसे ज्यादा जो है हरियाणा प्रदेश है। रेणु जी माफ करिएगा, देखिए मुलाकात तो रोजी हो रही है, जो अधूरी बातें रह गई कल पूरी कर लेंगे। शुक्रिया रेणु जी आपका, पंकज बेनीवाल आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। योगेश जी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, शुक्रिया उनका भी, चर्चा में हमारे साथ जुड़े थे। तो देखिए अगर हम बात करें तो हरियाणा में अभी इंतजार है कांग्रेस की लिस्ट का और सस्पेंस बहुत ज्यादा बरकरार है। हालांकि कांग्रेस बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी है कि कहीं बगावत की वजह से नुकसान ना हो जाए, जो सत्ता का सुख कांग्रेस भोगना चाहती है उसको अब यहां पर ठेस न लग जाए।